Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is भानु प्रताप. So guys, आज जो मैं वीडियो आपके साथ बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं सेक्शन 42 से लेकर सेक्शन 45 तक डिस्कस करूंगा सीआरपीसी का. तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दी है जिसके अंदर आपको सीआरपीसी की, लेबर लॉ की, कॉन्ट्रैक्ट की और कई सारी कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. और स्पेसिफिकली ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मेरे चैनल पर 60+ लेबर लॉ के वीडियोज़ अवेलेबल हैं. आपको बस करना है कि मैं डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ से लिंक पर क्लिक करें, नहीं तो आप मेरे चैनल के लोगो पे भी क्लिक कर सकते हैं. वहाँ से प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और मेरे चैनल पे जो जो लॉस की प्लेलिस्ट है आपको सब एक जगह मिल जाएंगी. तो अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन 42 की. देखिए, सेक्शन 41 पे जब मैंने आपके साथ सीआरपीसी में वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कब कब पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है. तो देखिए, बिना वारंट के तो पुलिस ऑफिसर आपको तभी अरेस्ट करता है जब आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते हैं. और अगर आपने मेरी डेफिनेशन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है. सिमिलरली मैंने सेक्शन 41 में आपको सिचुएशन बताई थी. मगर सेक्शन 42 तब की बात करता है कि जब एक पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में उसके सामने कोई बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर देता है. नॉन कॉग्निजेबल का मतलब कि वो ऑफेंस जहां पे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकता. और वारंट कौन इशू करेगा? मजिस्ट्रेट इशू करेगा वारंट. तो बिना मजिस्ट्रेट से वारंट लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है अरेस्ट करने की, तो सेक्शन 42 उसके रिगार्डिंग बात करता है. तो पुलिस ऑफिसर के सामने फर्ज करिए, अब मैं सेक्शन 42 को एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि पुलिस ऑफिसर के सामने एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया, या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने ये एलिज किया गया कि इसने एक व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है. या तो पुलिस ऑफिसर ने खुद देखा है तो पुलिस ऑफिसर वहां अवेलेबल था और लोगों ने बोला कि इस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है. तो अब उस केस में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? सेक्शन 42 कहता है कि पुलिस ऑफिसर उस पर्सन का जिसके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है, जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, उससे उसका नेम और रेसिडेंस पूछेगा. नाम पूछा जाएगा और उसका पता पूछा जाएगा कि वो कहाँ रहता है. और अगर वो नेम और रेसिडेंस बताने से या डिस्क्लोज करने से मना कर देता है, या फिर वो ऐसा नेम और रेसिडेंस बताता है जो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उस टाइम के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगा और थाने ले जाएगा और वहाँ पे उससे नेम और रेसिडेंस का पता लगवा के उसको बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा. बॉन्ड मतलब कि पर्सनल बॉन्ड भी भर सकता है. पर्सनल बॉन्ड में क्या होता है प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूं. पर्सनल बॉन्ड के अंदर वो जो व्यक्ति होता है जिसको अरेस्ट किया गया, वो अपना कोई आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अपना सबमिट कर देता है थाने में और उसको बॉन्ड पे छोड़ दिया जाता है. या फिर कोई श्योरिटी है तो श्योरिटी के को भी लेके करा जा सकता है. श्योरिटी का मतलब कि कोई व्यक्ति उसकी गारंटी ले रहा है तो उसको बॉन्ड भरवा के छोड़ दिया जाता है जब वो अपना नेम और एड्रेस दे देता है. ठीक है. और क्यों छोड़ा जाता है? कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपीयर होना है. अब मान लीजिए ना वो बॉन्ड देने को राजी है, ना वो उसने नेम बताया, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर की मजबूरी है कि विद इन 24 आवर्स पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा. और आपको अगर सेक्शन 57 पता हो तो सेक्शन 57 में सेम बात है कि यदि हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो जब हम उसको कस्टडी में ले लेते हैं, मतलब एज अ पुलिस ऑफिसर जब हम उसको कस्टडी में लेते हैं तो हमें 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है. तो सिमिलरली ये बात यहाँ पे कही जा रही है. अब 42 सेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट और बात मेंशन करी गई कि मान लीजिए जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो व्यक्ति आपका इंडिया का रेसिडेंट है ही नहीं, तो उस केस में अगर उसको अरेस्ट करके श्योरिटी भरवाने की नौबत आई तो ध्यान रखना श्योरिटी जो होगा वो आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. तो 42 के अंदर हमने क्या क्या बात सीखी? 42 पहले तो अप्लाई होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे. दूसरा कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर उससे नेम और रेसिडेंस पूछेगा. अगर वो नहीं बताता या फिर वो झूठ बता रहा है अपना नाम और पता, तो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेगा, अरेस्ट कर लेगा और उससे उसका नाम और रेसिडेंस पूछ के उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देगा, विद और विदाउट श्योरिटी दोनों. पुलिस ऑफिसर के डिस्क्रिशन के ऊपर है. अगर वो व्यक्ति रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो श्योरिटी कैसा चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहिए. और मान लीजिए उसने अपना ट्रू नेम और रेसिडेंस नहीं बताया, उसने बॉन्ड नहीं भरा, तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विद इन 24 आवर्स उसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा. ये है आपका सेक्शन 42. अब बात आती है सेक्शन 43 के ऊपर. तो सेक्शन 43 बात करता है कि क्या एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है. प्राइवेट पर्सन से मेरा कहना है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं मान लीजिए, और मैं सड़क पर जा रहा हूं, ठीक है, और सामने मैंने किसी को देखा कि कोई व्यक्ति
या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है। क्या क्या बोला मैंने? या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं उसे पकड़ सकता हूं तो मेरे पास ये राइट भी है कि मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा फॉर द टाइम बीइंग, और उसको हैंड ओवर कर दूंगा किसको? पुलिस ऑफिसर को। और मान लीजिए को आसपास पुलिस ऑफिसर नहीं है तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है मैं वहां पे उसको हैंड ओवर कर दूंगा। सेक्शन 43 बात ही इस टॉपिक पे करता है कि क्या एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो द आंसर इज यस, अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट। अब सवाल आता है कि मान लीजिए मैं किसी सड़क पे जा रहा हूं, मुझे पता चलता है अच्छा ये तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब भगौड़ा है, जिसको सेक्शन 82 के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोड डिक्लेयर करता है। तो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को क्या कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। तो मैंने कौन कौन से केस बताए आपको? पहला, अगर वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है उसकी प्रेजेंस में, या फिर अगर वो कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उस टाइम के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक प्राइवेट पर्सन मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल सिटीजन उसको पकड़ सकता है और पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा। और अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है आसपास अवेलेबल तो उस केस में किसको दे देगा? नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उस व्यक्ति को भेज दिया जाएगा। अब अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस व्यक्ति पे जो इसने ऑफेंस कमिट किया इस पे तो सेक्शन 41 अप्लाई होना चाहिए। सेक्शन 41 क्या है? व्हेन अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट द वारंट, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसको री अरेस्ट कर लेगा। ये आपका सेक्शन 43 क्लियरली ले डाउन करता है। लेकिन मान लीजिए अरेस्ट करके मैं लाया, ठीक है, प्राइवेट पर्सन हूं मैं और मैंने अरेस्ट करके पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया, और पुलिस ऑफिसर को लगा कि यार इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कमिट किया नहीं, इसने तो शायद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। केस में दोबारा बता रहा हूं, मैं पकड़ के लाया, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूं, मैंने पुलिस ऑफिसर को जाके हैंड ओवर कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने जब छानबीन करी तो उसको पता चला कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया ही नहीं है, इसने तो नॉन कॉग्निजेबल उतना सीरियस ऑफेंस होता ही नहीं है। तो उस केस में पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल जैसे ही उसको लगेगा तो सेक्शन 42 का अभी जो मैंने आपको बताया सेक्शन 42 वाला वो वाली प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। मतलब पुलिस ऑफिसर उससे फिर नाम पूछेगा, उससे उसका रेसिडेंस पूछेगा और उसको छोड़ देगा बॉन्ड के ऊपर। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसे वहीं डायरेक्टली रिलीज कर देगा। तो 43 के पार्ट्स ऐसे हैं कि क्या एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है? यस। कब कब? जब उसके प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा हो, नॉन बेलेबल कमिट कर रहा हो, या फिर वो कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। अरेस्ट करने का प्राइवेट पर्सन क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा, नहीं तो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर स्टेशन में जाके हैंड ओवर कर देगा। पुलिस को पता चलता है कि इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया तो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 42 अप्लाई कर देगा और उससे नेम और रेसिडेंस पूछ के भेज देगा उसको। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया जिसको अरेस्ट करके हम लेके आए, प्राइवेट पर्सन लेके आया था, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उस अरेस्टेड को रिलीज कर देगा। अब चलते हैं हम सेक्शन 44 के ऊपर। सेक्शन 44 बात करता है अरेस्ट बाय अ मजिस्ट्रेट। देखिए यहाँ पे सेक्शन 44 के अंदर सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कवर नहीं है, जुडिशियल भी कवर है और एग्जीक्यूटिव भी कवर है। अब यहाँ पे लॉ कुछ इस तरीके से है कि अगर जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, यहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कैटेगराइज नहीं है, यहाँ पे लिखा है कोई भी ऑफेंस, एनी ऑफेंस इज कमिटेड, तो उस केस में मजिस्ट्रेट खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं उस व्यक्ति को जो उस ऑफेंस को उनकी प्रेजेंस में कमिट कर रहा है, या फिर किसी दूसरे को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इसको अरेस्ट कर लीजिए इमीडिएटली, क्योंकि पुलिस आसपास अवेलेबल नहीं है। तो अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में, मतलब जहां पे उनकी जुरिस्डिक्शन अप्लाई होती है, तो मैं मजिस्ट्रेट हूं, मान लीजिए मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूं या फिर जुडिशियल, दोनों पे अप्लाई होता है। मेरी प्रेजेंस के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, क्योंकि 44 की लैंग्वेज में लिखा हुआ है एनी ऑफेंस, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, या तो मैं खुद अरेस्ट कर लूंगा बीइंग अ मजिस्ट्रेट, या फिर मैं किसी को डायरेक्ट कर दूंगा। दूसरी चीज कि मेरी लोकल जुरिस्डिक्शन में मेरे पास पावर है ये डायरेक्शन देने का कि उस व्यक्ति को पकड़ो, उस व्यक्ति को अरेस्ट करो, या तो मैं खुद से उसको पकड़ लूंगा या फिर मैं किसी को डायरेक्शन दे सकता हूं अरेस्ट करने के लिए। तो सेक्शन 44 क्लियरली कहता है कि मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 45 की। देखिए जो ये सेक्शन 41 से लेकर 44 तक मैंने आपको बताए, 41 में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के इशू कर सकता है। 42 में मैंने आपको बताया कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है और उसमें जिसने कमिट किया वो अपना नाम और पता देने से मना कर रहा है, नेम और रेसिडेंस देने से डिनाई कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। 43 में मैंने आपको बताया प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। 44 में बताया मैंने आपको कि मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, चाहे जुडिशियल हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो।
तो 45 कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो आपकी हैं, आपकी इंडियन आर्मी हो गई, नेवी, एयरफोर्स, अगर ये ऑफिशियल ड्यूटी में अपना डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कर रही हैं और उसके दौरान इन्होंने कोई एक्शन लिया है और आप उस बेसिस पे उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट। उसके बगैर आप एक्शन नहीं ले सकते, उसके बगैर आप आर्म्ड फोर्सेस के किसी मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी का डिस्चार्ज कर रहे थे। ये तो हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के रिगार्डिंग। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि ये सर्टेन क्लास ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं जो कि हमारे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रख रहे हैं, पीस को मेंटेन रख रहे हैं, तो उस पर वो सेम प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग अप्लाई होते हैं। तो ये आपका सेक्शन 45 था। तो इसके साथ आज की आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपके साथ सेक्शन 46 बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरेस्ट कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच। और गाइज प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। 2 मिनट की लॉ सीरीज अवेलेबल आपके पास 1 जून से आने वाली है, तो प्लीज मुझे फॉलो करिए वहां पे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, आपको जजमेंट जल्दी से जल्दी सीखने को मिले। सीपीसी के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं। थैंक यू सो मच।